गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। हम लोगों ने पिछले क्लास में आपके रिप्रोडक्शन वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया था और नेक्स्ट जो आपका पैरा ये राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे, इस मेटाबॉलिज्म पैरा को हम लोग फिर से आप लोग बात करेंगे। जो हमसे नए जुड़ रहे हैं उनको मैं ये बता देता हूँ कि पिछली वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि सब कुछ इंटर रिलेटेड होता है और हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स हर एक लाइन को पढ़ते हुए एक तरीके से सबको पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। ये 11th क्लास है इसलिए मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं उन्हीं पॉइंट में से जो अभी आपके एनसीईआरटी जब आप सेल्फ रीड करते हैं, जो सेल्फ रीड कर रहे हैं बच्चे उनके लिए सबसे बेस्ट होगा ये लेक्चर, ठीक है, क्योंकि वो खुद याद करते हैं, खुद पढ़ते हैं और आराम से खुद ही नोट्स बनाते हैं। तो आपको सपोर्ट में यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा उस चीज़ों से। वहाँ पे जो भी वर्ड्स आते हैं, बायोमोलिक्यूल, केमिकल्स, इस तरह की चीज़ें आती है जैसे भी मेटाबॉलिज्म में आएगा, तो आपको समझ में आएगा कि वो वर्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेल्फ जो कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। और अभी तो वैसे ही टाइम बहुत अच्छा है, आप लोग रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे। मेटाबॉलिज्म वर्ड लिखते ही हमें ये समझ में आता है ये है क्या। ये एक तरीके का ना आपका केमिकल प्रोसेस होता है। अब बॉडी के अंदर बहुत सारे टाइप के प्रोसेसेस चलते रहते हैं, तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस चलते रहते हैं तो वो किससे होता है? कोई तो होगा उसको कैरी कर रहा होगा बॉडी के अंदर, या फिर कोई चीज़ तो है जो कि उसके अंदर पार्ट ले रही है, ठीक है। विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित प्राणियों के अंदर ही तो होता है। और जीवन को सस्टेन करने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए आपका क्या होता है, यहाँ पर आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसेस चलते रहते हैं। तो वही जो प्रोसेसेस चलते रहते हैं ना, उन्हीं प्रोसेसेस को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो उन्हीं लाइफ प्रोसेसेस में से एक होता है मेटाबॉलिज्म का, जिसके अंदर आपका केमिकल नेचर का सब कुछ पता चलता है, यानी कि केमिकल प्रोसेसेस जो आपके हो रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं केमिकल प्रोसेसेस के अंदर, तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कि एग्जांपल लेता हूं पेप्सिन का। तो पेप्सिन क्या है? एंजाइम है, ठीक, ये आपका एंजाइम हो गया। उसके बाद ट्रिप्सिन लेता हूँ, ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, मुझे जहाँ तक पता है कि आप लोग याद होगा आपको, ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया। तो ये सब क्या करते थे? कॉम्प्लेक्स जो आपके मॉलिक्यूल्स होते थे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट के हो गए, या फिर किसी का मान ले, दूसरे का क्या कहते हैं, प्रोटीन का मान ले, फैट का मान ले, उनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ते थे जिससे कि बॉडी वो एब्जॉर्ब कर पाए और साथ ही साथ आगे वो बढ़ पाए, ठीक है। तो हम लोग मेटाबॉलिज्म को सीधे सीधे अर्थों में एक तो ये बोल सकते हैं, ठीक है, और साथ साथ चाहें तो आप ये डेफिनेशन भी आप लोगों ने बुक में देखा होगा कि द सम टोटल, मैं पढ़ के बताता हूँ, बोल देता हूँ इसको, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। सम टोटल जितने भी केमिकल रिएक्शंस आपके बॉडी में हो रहे हैं, अकरिंग इन द बॉडी, ठीक है, ये सारे के सारे रिएक्शंस जो आपके बॉडी में हो रहे होते हैं, उन सब को क्या कहा गया है? यहाँ पर आपका मेटाबॉलिज्म कहा गया है। मान लीजिए आपका पानी बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके जुड़ के, तो वो क्या हो रहा है? वो एक केमिकल प्रोसेस है। तो अब यहाँ पे आप ये मत समझिएगा बॉडी के अंदर पानी बन रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारा डीएनए जैसे है, हमारा डीएनए बनता है। तो डीएनए किससे बना है? अमाइनो एसिड से ही तो बना है, अमाइनो एसिड से। अगर मैं सीधा सीधा अगर बात बोलूँ, ये गलत हो गया अमाइनो एसिड का स्पेलिंग, ये अगर AMINO, ठीक है, अमाइनो एसिड्स, ठीक। और हम सीधा सीधा बड़े बड़े अर्थों में अगर हम बात करते हैं तो किससे बना है डीएनए? जीन से बना हुआ है। तो ये जो जीन्स हैं ये सब अमाइनो एसिड से ही तो हैं। बहुत सारे आप आगे जब पढ़ेंगे, फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा आपको, हाइड्रोजन के ग्रुप मिलेंगे, जो डीएनए में जीन्स होते हैं ना, उनमें हाइड्रोजन की ही बॉन्डिंग होती है। तो इन सब को बनने में, बनाने में, जीवन को चलाने में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल प्रोसेसेस होते रहते हैं। खाना पचेगा, एसिड सेक्रेट होगा, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, पेप्सिन करेगा, ट्रिप्सिन करेगा, लाइपेज करेगा। आप फैट ग्लोब्यूल्स का भी जानते होंगे, वो पैनक्रिया वाला, समझ रहे हैं, बाइल सॉल्ट वाला, वो भी हो गया। तो ये सब जो यहाँ पे अंदर केमिकल नेचर काम कर रहा है ना, ठीक है, केमिकल्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, देखिए स्पेलिंग है CHEMICAL, ठीक है, तो कर लीजिएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? मेटाबॉलिज्म है। आप अगर पूरा इसको एक अर्थ में सीधा सीधा जानना चाहें तो मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं है, केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि हमारे बॉडी में होते हैं, बस इतना ही काफ़ी है इसके लिए, अगर सीधा सीधा अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेटाबॉलिज्म हमारा एक और कोई कैरेक्टरिस्टिक है, तो अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इसको लिख सकते हैं, अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉइंट और बन सकता है। तो एक पॉइंट ये बन गया,
ये दूसरा वाला तो इसी के साथ है, और करके लिख सकते हैं आप। तीसरा पॉइंट मेरा ये बन गया, और ये समझने के लिए चीज़ें थी नीचे। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग, और जब हम लोग मेटाबॉलिज्म को देखेंगे तब इसमें चीज़ें आएंगी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, वो तो केमिकल से बने हुए हैं। अब ये जब लाइन आप लोगों ने देखा होगा कि आपके बुक में कहीं मिलेगा आपको, जब आप पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ केमिकल। तो ये केमिकल की बात क्या कर रहा है यहाँ देखिए, केमिकल रिएक्शन नहीं है, सिर्फ केमिकल्स है। तो ये केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स जो कि आपके कॉन्स्टेंटली आपके बॉडी के अंदर चेंजेस लाते चले जाते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंटली बॉडी में चेंजेस लाते चले जाते हैं। और एक ये भी आप इसको इस तरीके से बोलते हैं, अगर मैं स्टेटमेंट बोलूँ तो दीज केमिकल्स आर केमिकल्स विच आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज्ड इन सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। अब मैंने बोला कि ये केमिकल हमारे बॉडी में चेंज लाते चले जाते हैं, तो ये चेंज लाते कैसे होंगे? तो बॉडी के अंदर तो बन रहा होगा ना भाई, ये केमिकल्स तो बॉडी के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर बन रहे हैं, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, हिंदी में लिखने में क्या आ जाता है, ठीक है, नोट्स बना लीजिए अपने हिसाब से, जो भी शब्द यूज करना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश का। बॉडी के अंदर बन रहे हैं। अब ये जब बॉडी के अंदर ही बन रहे हैं तो वो चेंजेस भी तो ला रहे होंगे, कुछ ना कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। और इनमें से कुछ जो होते हैं वो बायोमोलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं। अब ये बायोमोलिक्यूल्स क्या है? बायोमोलिक्यूल्स वो बायोमोलिक्यूल्स हैं या वो केमिकल एटम या मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी बॉडी को लाइफ सस्टेन करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब अगर आपसे कोई बायोमोलिक्यूल के बारे में कुछ अलग से पूछने लग जाए तो आप इसके बारे में क्या बोलोगे? अगर मैंने तो समझा दिया बायोमोलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट चेंजेस लाते रहते हैं और उनकी वजह से नई नई चीज़ें, नए नए आपके जो क्या बोलेंगे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता चला जाता है। तो इसको और कैसे बोल सकते हैं? अगर मैं बायोमोलिक्यूल के एक स्टेटमेंट बोलना चाहूँ तो कह सकता हूँ, ये जो देखिए केमिकल चेंजेस ला रहा है, बायोमोलिक्यूल्स भी बना रहा है, अंदर भी चेंजेस ला रहा है। तो अगर मैं इसको कहूँ बायोमोलिक्यूल के सेंस में तो कह सकता हूँ कि दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। यानी कि ये जो बायोमोलिक्यूल का बनना, बॉडी में चेंजेस आना, तो ये सब है क्या? ये सब है क्या? ये मेन आ जाता है। तो ये सारे के सारे जो कन्वर्जन्स हैं आपके, ठीक है, ये सारे के सारे कन्वर्जन्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? केमिकल रिएक्शंस ही तो हैं। और अभी हमने पढ़ा है कि ये केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब आपको कुछ समझ में ना आए ना, मान लीजिए कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मेरी तरफ से तो जो है मैंने बता दिया। कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं वहां पे भी पूरा एक लंबा सा कहानी नोट एकदम बढ़िया से पॉइंट में लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे जब हम लोग इसको बढ़ते हैं तो हमें 2 टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म्स देखने को मिलता है। 2 टाइप का मेटाबॉलिज्म, और ये तो सबको मालूम है, 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का डिवीजन हो गया ना यहाँ पे, तो फटाफट लिख देते हैं, उसको डिफरेंस में लिख लीजिए क्योंकि ना ये आने के चांसेस होते हैं एग्जाम में। तो एनाबॉलिज्म और नेक्स्ट आता है आपका कैटाबॉलिज्म। ठीक, अब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को हम बात कैसे करेंगे? पूरा स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं आपको बता दूंगा, आप अपने कहानी बना लीजिएगा। ठीक है, मैं सीधा सीधा वो मेन पॉइंट बता देता हूं। इसके अंदर क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड होते हैं जो कि सेल को जरूरी होता है। तो मैं लिख सकता हूं उसमें सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स। मैं इस तरह पॉइंट बाय पॉइंट लिखूंगा, आप अपनी स्टेटमेंट बना सकते हैं चाहे तो। और ये कंपाउंड का सिंथेसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे सेल को उसकी नीड होती है। तो जरा देखिए, मैंने सेल को उसकी नीड होती है, सेल को ध्यान रखिएगा, अभी आगे पॉइंट बनेगा। और अगर मैं कैटाबॉलिज्म में याद बोलूं तो वो उसमें क्या होता है? इसमें ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब अगर इसके अंदर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है तो क्यों हो रहा होगा? ऑब्वियस है, टू ऑब्टेन एनर्जी। और कैटाबॉलिज्म की बात करूं तो देखिए, आप एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, तो उसको आप कैटाबॉलिज्म में कह सकते हैं। खाना खा के जो एनर्जी मिलती है वो एनाबॉलिज्म कह सकते हैं। तो पहले वाले पॉइंट से अगर मैं सेकेंड वाले पॉइंट को रिलेट करूं दोनों के अंदर, तो इसमें क्या लिख सकता हूं? इसको थोड़ा अलग से लिखता हूं तो अच्छा लगेगा। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है ना ये एक तरीके का, इसमें कोई चीज कंस्ट्रक्ट हो रही है ना भाई, तो इसीलिए क्या बोलूंगा मैं इसको? कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है ये। ठीक, और अगर मैं कैटाबॉलिज्म की बात करूं तो इसको क्या कह सकता हूं? इसको मैं डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कह सकता हूं। ठीक है, मेरी वीडियो जो इतनी भी है लेक्चर, कुछ तो बड़ी हो जाती हैं, कुछ छोटी हो जाती हैं। ठीक है,
मगर आपको कंटेंट पूरा मिलता है। तो बड़ी हो जाती है तो बोर मत होइएगा, धैर्य रख के पढ़िए, सब कुछ अच्छा होगा आगे। चलिए आगे देखते हैं। तो अगर कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है तो चीज़ें बन रही है ना इसमें, तो मैं लिख नहीं सकता क्या, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं हमारे, तो लिख देता हूँ, ये SBUBS डॉट सब्सटेंस है, तो चलिए मैं लिख देता हूँ, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड फ्रॉम कौन से, सिंपलर वंस, ठीक है, सिंपलर कंपाउंड से। और सिंपलर कंपाउंड तो बोलेंगे ही नहीं हम, यहाँ पे सीधा सीधा सिंपल चीज़ों के बारे में बात करते, तो सिंपल वन डाल दीजिए ना सीधा। अब उसमें कंपाउंड एलिमेंट क्यों दिमाग खराब करना, सीधा सीधा बात करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो इसमें जो होता है, देखिए वैसे भी सिंपलर अगर मैं बात करूँगा तो वो सब्सटेंस ही तो आएगा, कंपाउंड कहाँ से आ जाएगा, कंपाउंड होगा तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं हो गया, ठीक है। तो सिंपलर सब्सटेंसेस इसमें फॉर्म होती हैं, किसमें, कैटाबॉलिज्म में, क्योंकि टूट रहा है ना, टूट के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, उसके बाद कुछ छोटा छोटा बन जाएगा वो। अब सोचिए अगर शीशा टूटता है तो छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते हैं, वही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, और क्या आता है। अब अगर एनाबॉलिज्म हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी बन रही है, तो एनर्जी तो कम से कम बन रही है तो स्टोर भी तो हो रही होगी, एक बार में थोड़ा ना बॉडी उसको यूज करके खत्म कर देगा, ठीक है। तो एनर्जी इज स्टोर्ड, और इसमें क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज्ड। आप अब इसको एक्सरसाइज वाले जो मैंने अभी वर्ड बोला था उससे आप रिलेट कर पाओगे। एक्सरसाइज करते तो एनर्जी लगती है ना भाई, उछलते कूदते हैं, खेलते हैं, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म में एक और पॉइंट क्या बन सकता है, एनाबॉलिज्म इज रिक्वायर्ड, एनाबॉलिज्म जो प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये क्यों काम आता है, कहाँ काम आता है, रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, हमें बढ़ने में और हमारी बॉडी को रिपेयर करने में, वही मेंटेनेंस है। चोट लग गया, WBC का जो काम हो गया ना, वो मेंटेनेंस वाली बात कह रहा है, या हड्डी टूट गई, हेल्थ रिलेटेड हो गया कुछ, वो सब मेंटेन कर रहा है ना बॉडी को, बाद में सेल धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और ये क्यों रिक्वायर होता है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है, ये रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस, लिख लेते हैं फटाफट। और परफॉर्मेंस का मतलब क्या होगा, यानी कि परफॉर्मेंस क्या, अरे परफॉर्मेंस का मतलब परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी ना, ठीक है, परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी में क्या आएगा, अभी तो बोला एक्सरसाइज आएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई। तो आप ये ना वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं तो बोलूंगा सबसे बढ़िया आप कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए और फटाफट लिख लीजिए, जैसे समझते हैं पॉज कीजिए वीडियो को, लिखिए, फिर आगे बढ़िए। सबसे बेस्ट तरीका है, लर्न भी रहेगा और आपका एक मेंटेन रहेगा। उसके बाद आगे बात करते हैं। इसी में जब आप आगे पढ़ेंगे ना, तो ये हमारा लास्ट है मेटाबॉलिज्म का, ये लास्ट पॉइंट इसके अंदर आया था, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे आइसोलेटेड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये वर्ड बहुतों को कंफ्यूज करता है, मुझसे बच्चे पूछते हैं, मैसेज भी करते हैं कि सर ये मेटाबॉलिक जो आप बोल रहे हो, इसमें लास्ट लाइन में ना आइसो मेटाबॉलिक रिएक्शन, पता नहीं है क्या, कहाँ से एलियन शब्द आ गया है, इसको बताइए जरा। तो ये देखिए कुछ नहीं होता, मैं इसका डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, लिखता रहता हूँ, आपको समझाता भी रहता हूँ। तो इट इज अ रिएक्शन, ये एक तरीके का रिएक्शन है। अरे सर वो तो मुझे मालूम ही है, क्योंकि मेटाबॉलिक तो रिएक्शन ही होता है, केमिकल रिएक्शन, तो इसमें क्या कुछ नया बताइए। तो ये देखिए इट इज अ रिएक्शन है, जो कि क्या होता है, जो कि कैरी आउट होता है आपका, कहाँ पता है, इन विट्रो वाले सिचुएशन जैसे में, इन विट्रो। और इन विट्रो का आपको मतलब पता है, जो बॉडी के बाहर होता है। मगर यहाँ पे आप जरा ध्यान देना, इट इज अ रिएक्शन विच कैरीड आउट इन विट्रो, ठीक। अब मैंने बोला ये जो आपका रिएक्शन है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये रिएक्शन आपका आउट इन विट्रो है, कैरीड आउट होता है इन विट्रो में। देखिए ये इन विट्रो अलग है और ये कैरीड आउट अपने में एक है, ठीक है, इंग्लिश, ठीक। तो ये इन विट्रो बोल रहा हूं, अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन, ये तो सर इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द सेल। तो यानी कि ये जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, ये आउटसाइड द बॉडी नहीं कहोगे आप, ये आउटसाइड द सेल कहोगे। और इसी आउटसाइड द सेल को कभी कभी हम लोग बोलते हैं, कभी कभी क्या अच्छा शब्द यही है कि इसको हम लोग बोलते हैं सेल फ्री सिस्टम, जिसमें सेल का कोई यूज नहीं है। यानी कि मान लीजिए ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, अंदर प्रोटोप्लाज्म है यानी कि साइटोप्लाज्म है, वो सब डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल, तो इसके बाहर में रिएक्शन हो रहा है, इसको इसमें यूज ही नहीं कर रहे सेल को, इसके बाहर बाहर रिएक्शन हो रहा है हमारा, ठीक है। अब इसमें ये कहानी आती है कि ये कहाँ हमें देखने को मिलेगा। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आप लोग देखेंगे, मान लीजिए आप जब कोई डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, ऑर्गन्स आजकल तो बना सकते हैं ना हम लोग, चीक सेल का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को, तो वो इन विट्रो कल्चर होता है वहां पे।
ये पिछले वाले में मैंने बताया था, रिप्रोडक्शन में भी इन विट्रो का आया था। तो मैं कह सकता हूँ कि वो जो टेस्ट ट्यूब बेबी वाला केस नहीं है आपका, तो उसी तरीके से टेस्ट ट्यूब में अगर हम कोई डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर को अगर बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम बॉडी के अंदर के सेल के अंदर तो नहीं काम कर रहे हैं, बाहर के कर रहे हैं। बाहर अपने से मैन मेड हो गया ना वो, आर्टिफिशियल, तो हम लोग उसको बना रहे हैं, तो वो सेल फ्री सिस्टम में ही तो है, तो इसको कह सकते हैं। या फिर एक पॉइंट आप इसको अगर मैं बोलूँ तो इससे भी आप क्लियर होगा कि देयरफॉर अगर मैं कहना चाहूँ तो दे आर लिविंग रिएक्शंस बट नॉट लिविंग थिंग। पता है आपको, ये जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन है, ये जो सारे रिएक्शंस होते हैं, अगर मैं ये लाइन लिख दूं तो अभी देखना आपको कंफ्यूजन में आने लग जाएगा कि दे आर लिविंग रिएक्शंस, ये है वैसे इसका मतलब दे आर लिविंग रिएक्शंस बट नॉट लिविंग थिंग लिखा है मैंने, देखिएगा अभी ये लिविंग थिंग लिखा है मैंने, ये नॉन लिविंग थिंग होते हैं, लिविंग थिंग नहीं होते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग होते हैं। ये भले एक लिविंग रिएक्शन हो रहा है, हम टेस्ट ट्यूब में किसी ऑर्गन का या ईयर का निर्माण कर रहे हैं मान लीजिए, मगर ये क्या है, एक लिविंग रिएक्शन है, क्योंकि हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ उसमें डिवीजन, सेल डिवीजन, इन सब से हम लोग लिविंग रिएक्शंस की बात करते हैं, ठीक है, मियोसिस माइटोसिस इन सब से बात करते हैं, मगर यहाँ पे ये लिविंग थिंग नहीं है, मगर ये जिंदा चीज नहीं है, यानी कि इसके अंदर प्राण नहीं है, आत्मा नहीं है, ये कहना चाह रहा है। तो समझ पा रहे होंगे क्यों नहीं है, क्योंकि ये बाहर हम इसको बनाते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे मेटाबॉलिज्म। इसके बाद हम लोग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का एक वीडियो आएगा, कॉन्शियसनेस का आएगा, उसका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का जो पैरा है वो शुरू हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग इसे देखें, एंजॉय करें और साथ ही साथ पूरा नोट्स अपना बना लीजिएगा। तब तक के लिए लर्न, ग्रो, सक्सीड। थैंक यू।